अस्सलाम बच्चों, क्लास 10th जियोग्राफी हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से। इसमें पढ़ रहे थे वाटर रिसोर्सेज। वो रह गया था इनकम्प्लीट, उसका देखेंगे क्या रह गया था। तो हमने पढ़ा था उसमें वो कुछ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, वो बाकी उसमें पढ़ा था वाटर रिसोर्स के बारे में। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कैसे वेरी होती है, उसकी वो सीजनल टेम्पोरल स्पाशियल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। अब हमें मेन इसमें देखना है इरिगेशन। इरिगेशन का देखना है हमें, उस पर हमें ध्यान देना है। देखिए, क्रॉप्स के लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। अब वो वाटर क्रॉप्स तक दो तरीक़ों से पहुंच सकता है, या तो रेनफॉल से, जो बारिश होती है उससे क्रॉप्स को मिलता है पानी। ये हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। दूसरा जो है आर्टिफिशियल सोर्स, उसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। अगर हम खुद ही किसी तरीके से क्रॉप्स तक पानी पहुंचाएंगे, क्रॉप्स को पानी सप्लाई करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे आज। इंडिया में इरिगेशन के क्या क्या मीन्स क्या क्या हैं और एवेन्यूज़ क्या क्या हैं। तो पहला हम इरिगेशन की डेफिनेशन हमने देखी, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स। तो अब है इसमें इरिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इरिगेशन की अहमियत क्या है, इरिगेशन से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा ये है कि जो हम इरिगेट करते हैं क्रॉप्स को, वो पता ही है, इरिगेट करते हैं, वाटर देते हैं हम क्रॉप्स को, तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो डिज़ोल्व होते हैं इस वाटर में, और फिर ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर क्रॉप्स के रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्रॉप्स के रूट्स यही न्यूट्रिएंट रिच वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी न्यूट्रिएंट नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो पहला हो गया यही जो हमने देखा, न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं इस वाटर में, फिर यही वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे, इंडिया में जो एग्रीकल्चर आज प्रैक्टिस होता है या होता आया है पिछले 50-100 साल से, वो मेनली है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं। कि हर कोई फैमिली अपने फील्ड्स पर जो क्रॉप्स कल्टिवेट करती है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करती है, वो सबसिस्ट उसी पे होते हैं। लेकिन अब दिन ब दिन एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन हो रही है। कमर्शलाइजेशन मतलब कि अब लोग सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कल्टिवेट नहीं करते हैं, अब वो कुछ बेचना भी चाहते हैं, उसमें से कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आता है राइस या वीट आता है या आटा आता है, जो राशन डिपोज पे आता है, वो आता है मेनली आता है पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ पे वो ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। हम बोल सकते हैं पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन हो चुकी है। इरिगेशन हमें ज़रूरत है या इरिगेशन की अहमियत उसमें भी है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहेंगे तो इतनी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती है, क्योंकि रेनफॉल की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत प्रोनाउंस्ड है। तो इसलिए इरिगेट करते हैं उन फील्ड्स को, वहाँ से हमें वो टाइम पे इरिगेट करते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गई है, जो वो बेच भी सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तीसरा जो है एग्रीकल्चर की अहमियत, ये इरिगेशन की अहमियत है, जो मैंने बताया भी था, इसका रोल, इरिगेशन का रोल किस में,
ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था। उसमें हमने देखा उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या एलिमेंट्स थे। उसका था तो रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या एलिमेंट्स थे उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में। वो हाई वेराइटी सीड्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने थे और एश्योर्ड इरिगेशन चाहिए थी उसमें कि वाटर की जब भी ज़रूरत हो तब वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो उसमें भी फिर इरिगेशन का रोल बहुत ही बढ़ गया था। तो अगर आप फोर्थ देखेंगे इसमें क्या है, जो एरिड लैंड्स है इंडिया में, जैसे आप देखेंगे राजस्थान है, ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ऐसे ही देखेंगे सेमी एरिड एरियाज, अगर आप देखेंगे जो लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, कि वेस्टर्न घाट से इनके लीवर्ड साइड में जो भी एरिया है वो ज़्यादातर वो सेमी एरिड एरिया ही है। तो क्योंकि उसमें रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैंने आपको बताया है, जो मानसून में हमने देखा भी था। अगर आप आगे भी देखेंगे हम उसमें अगर टाइम मिला तो वो देख लेंगे। तो ये सेमी एरिड एरिया है यहाँ पे, इसमें एमपी का कुछ हिस्सा आता है और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता है और आंध्रा का, तेलंगाना का कुछ हिस्सा आता है। तो ये जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज हैं इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी इरिगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, हम कैनाल्स के ज़रिए इन सेमी एरिड एरियाज में वाटर ले जाएंगे। तो कैनाल्स एक मीन्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे कैनाल्स है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंकर्स, बहुत सारे मीन्स ऑफ इरिगेशन है। तो प्राइमरली हम इसमें कैनाल्स यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे रिवर्स यहाँ से पास होते हैं, तो उन पे कैनाल्स, उनके अक्रॉस कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करके इन सेमी एरिड एरियाज, यहाँ पे एरिड एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू एरेबल एरियाज, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग एरिड सेमी एरिड एरियाज इनटू एरेबल लैंड्स। तो ये हो गया एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है एग्रीकल्चर की। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्या है, एग्रीकल्चर की नीड क्या है। नीड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इम्पोर्टेंस। एग्रीकल्चर क्यों हमें चाहिए, ये एग्रीकल्चर नहीं, इरिगेशन क्यों हमें चाहिए, ये था इसका। इरिगेशन की अहमियत क्या है, ये है इरिगेशन की ज़रूरियत क्या है। पहला आपको पता ही है इरिगेशन की ज़रूरत पहली, वो है रेनफॉल जो इंडिया में है वो वेरिएबल है, वेरिएबल रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो बारिश पड़ती है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती है। इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती है, वो थ्रू आउट द ईयर वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म नहीं रहती है, वो थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं रहती है। वो भी हमने देखा था, स्पाशियल वेरिएबिलिटी, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, वो हमने देख लिया था। तो अगर किसी जगह हमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने देखा था मानसून रेनफॉल जो 80 to 90% रेनफॉल इंडिया में होता है, मानसून साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, वो होता है जून टू सितंबर। बाकी जो 8 मंथ्स में अगर बाकी जो 8 मंथ्स हैं जिनमें ये मानसून यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो उन 8 मंथ्स में अगर हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है इस एरिया में या इस एरिया में या यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमें इरिगेशन चाहिए ही चाहिए। क्यों, रेनफॉल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम है, हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल रेनफॉल इन इंडिया। तो रेनफॉल वेरिएबल है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल होती है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है। तो इन एरियाज में भी हमें रेनफॉल का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना है, वो क्या है, इरिगेशन है। तो रेनफॉल की ज़रूरत, रेनफॉल की नीड पहली तो यही है, क्योंकि ये इरिगेशन की नीड पहली यही है। इरिगेशन हमें इसलिए चाहिए
کیونکہ انڈیا میں جو رین فال ہے وہ ویریبل ہے, وہ یونیفارم نہیں ہے. تو دوسری اگر آپ دیکھیں گے اریگیشن کی نیڈ, اگر آپ دوسری دیکھیں گے, جو ڈفرینٹ کراپس ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں, انڈیا میں بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ کراپس, جیسے رائس ہے, شوگر کین ہے, یا کاٹن ہے, اور بھی بہت ساری, یہاں جوٹ ہے. یہ ساری کراپس جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں, ان کراپس کے لیے ہمیں واٹر بہت زیادہ چاہیے. ان کراپس کو ہم بولتے ہیں واٹر انٹینسیو کراپس, یعنی کہ ان کے لیے ہمیں واٹر بہت زیادہ چاہیے فیلڈس میں. جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کشمیر میں رائس فیلڈس میں ہم واٹر 5 to 6 سینٹی میٹر, 6 to یا 6 to آلموسٹ 10 سینٹی میٹر واٹر کم سے کم رکھتے ہیں جب سوئنگ کا سیزن ہوتا ہے. تو اس ٹائپ آف اریگیشن کو فلڈ اریگیشن بولتے ہیں. فلڈ اریگیشن مطلب جو پورا جو فیلڈ ہے اس کو ہم فلڈ کرتے ہیں, پھر اسی فلڈڈ فیلڈ میں ہم رائس سو کرتے ہیں, رائس سیپلنگس ہم سو کرتے ہیں اس میں. تو رائس, شوگر کین, کاٹن, جوٹ, یہ کراپس جو ہیں یہ واٹر انٹینسیو کراپس ہیں. ان کے لیے بہت ہی زیادہ واٹر کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی یہ گرو کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کچھ کراپس دیکھیں گے جیسے میز ہے, یا باجرا ہے, یا ملیٹس ہیں, یہ کراپس جو ہیں یہ لیس واٹر انٹینسیو ہے. ان کے لیے واٹر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ان کراپس کو گرو کرنے کے لیے ہمیں اریگیشن کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے رائس کراپ جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں اس میں واٹر کی ضرورت پہلے انیشل سٹیج میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ہم وہ سو کرتے ہیں سیپلنگس, وہ سو کرنے کے وقت پھر آلموسٹ 1 مہینے تک, 1-1.5 مہینے تک واٹر کی ضرورت زیادہ رہتی ہے. پھر جب ہارویسٹنگ سیزن نزدیک آتا ہے تو واٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس وقت. تو سیزنل واٹر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ان واٹر انٹینسیو کراپس کی. تو وہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں ایشورڈ سپلائی آف واٹر چاہیے جب بھی ہمیں ضرورت ہے. رائس میں ہمیں انیشل سٹیج پہ واٹر ضرورت ہے. تو انیشل سٹیج پہ اگر رین فال نہیں ہوگی تو ہم کس پہ کیا یوز کر سکتے ہیں, اریگیشن یوز کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو ہے ڈفرینٹ کراپس جو ہیں ان کی ڈفرینٹ واٹر ریکوائرمنٹ ہے, وہ میٹ کرنے کے لیے ہمیں اریگیشن کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ رائس کے انیشل سٹیج میں یا شوگر کین کے انیشل سٹیج میں یا مڈل سٹیج میں ہمیں واٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت اگر رین فال نہیں ہوا تو ہمارا کراپ فیل ہو جائے گا, کراپ فیلئر ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے ہمیں اریگیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو تیسری نیڈ اگر آپ دیکھیں گے ہمیں اریگیشن ضرورت کیوں پڑتی ہے, ہم نے 2 دیکھ لیے, اب تیسری دیکھ لیجئے. جو دن بہ دن پاپولیشن زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہے, اس انکریزنگ پاپولیشن کی جو فوڈ ڈیمانڈ ہے وہ میٹ کرنے کے لیے, جو انکریزنگ پاپولیشن ہے, جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اس کو فیڈ کرنے کے لیے, ان کو کھانا دینے کے لیے ہمیں جو ایگریکلچر فیلڈس ہیں وہ کانسٹنٹ ہے, اسی میں سے ہمیں پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے. ایگریکلچر فیلڈس اگر آپ دیکھیں گے آج 100 یونٹس ہیں ایگریکلچر فیلڈس انڈیا میں. پچھلے سال 100 یونٹس تھے, اس سال بھی 100 یونٹس ہیں, اگلے سال بھی 100 یونٹس ہوں گے. یہ دن بہ دن ایگریکلچرل لینڈ جو ہے دن بہ دن ڈیکریز ہی ہوتا جا رہا ہے, انکریز نہیں ہوتا جا رہا ہے. اب اسی ایگریکلچرل لینڈ اگر یہ کانسٹنٹ ہی ہم لیں گے, اسی ایگریکلچرل لینڈ میں سے ہمیں ایئر آفٹر ایئر زیادہ یہ پروڈکٹیوٹی چاہیے, کیونکہ پاپولیشن انکریز ہوتی جا رہی ہے. اسی میں سے کانسٹنٹ ایگریکلچرل لینڈ میں سے زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ملٹیپل کراپنگ کرتے ہیں. ملٹیپل کراپنگ کا ہم نے آپ کو آئیڈیا دیا بھی تھا کلاس میں. تو ملٹیپل کراپنگ مطلب ایک ہی سال میں ایک ہی فیلڈ پہ 2-3 کراپس ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے ویسٹ بنگال میں یا بنگلہ دیش میں, آپ دیکھیں ویسٹ بنگال کے بغل میں ہی ہے ویسٹ بنگال, ہم جو انڈین اسٹیٹ آف ویسٹ بنگال ہے اس میں پریکٹس ہوتا ہے ملٹیپل کراپنگ. کس کراپ کا,
राइस का, उसमें राइस की ऑलमोस्ट 3 फसलें एक साल में कल्टीवेट होती है, एक ही साल में 3 बार वो राइस कल्टीवेट करते हैं, उसको बोल सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से एक साल में मिसाल के तौर पर अगर कश्मीर में एक साल में हम एक फील्ड से एक फील्ड लेंगे, एक कुनाल का, एक कुनाल में से हम ऑलमोस्ट क्या लेंगे हम, आप लीजिए मिसाल के तौर पर एक कुनाल में से हम 4 क्विंटल जो है धान की पैदावार करते हैं, एक कुनाल में से हमें 4 क्विंटल पैडी मिलता है, राइस मिलता है या वो धान मिलता है। तो वेस्ट बंगाल में एक कुनाल में हमें एक साल में 4 क्विंटल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम राइस की एक ही क्रॉप कल्टीवेट करते हैं एक साल में, तो एक कुनाल में से 4 क्विंटल मिल गए। तो वेस्ट बंगाल में एक ही कुनाल में से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 क्विंटल मिलेंगे। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई मल्टीपल क्रॉपिंग से। ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि साल भर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि साल भर रेनफॉल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए साल भर वाटर की ज़रूरत को मीट करने के लिए हम इरिगेशन का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया तीसरी नीड फॉर इरिगेशन। लास्ट अगर आप देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है। किसी साल रेनफॉल डेफिसिट होता है, किसी साल रेनफॉल जितनी एवरेज रेनफॉल एनुअली होती है इंडिया में, किसी साल उतनी रेनफॉल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में एवरेज रेनफॉल 100 यूनिट्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा था पहले 4000 क्यूबिक किलोमीटर होता है, एग्जैक्टली 4000 क्यूबिक किलोमीटर वॉल्यूम जो है इंडिया में रेनफॉल का एनुअल वॉल्यूम है 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अगर ये 4000 किसी साल 4000 नहीं होगा, किसी साल ये 2000 होगा, ओनली 2000 क्यूबिक किलोमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड होगी। तो रेनफॉल ऑलमोस्ट हाफ ही इस साल हो गई। तो इससे क्या होगा, इससे ड्राफ्ट आएगा, इससे कहत आएगा। उससे बचाने के लिए क्रॉप्स को इस डिफिसिट रेनफॉल ड्राफ्ट से बचाने के लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे टू मिटिगेट एन ओकेजनल ड्राफ्ट। तो ये हो गया, ये हमने देख लिया था, ये हमने देख लिया इरिगेशन की डेफिनेशन हमने देखी, इरिगेशन की इंपॉर्टेंस हमने देखी, इरिगेशन की ज़रूरत या नीड हमने देख ली। तो अब हम देखेंगे आगे मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो अब देखेंगे हम मीन्स ऑफ इरिगेशन या इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं इंडिया में। 3 मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन इंडिया में प्रेजेंट है। पहला तो है सबसे इम्पोर्टेंट वेल्स या ट्यूब वेल्स, दूसरा है कैनाल्स, और तीसरा है टैंकर्स। तो इन चीज़ों से हम इंडिया में इरिगेशन करते हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स को।
पहले हम देखेंगे वेल्स और ट्यूबवेल्स के बारे में कुछ जानकारी। वेल्स या ट्यूबवेल्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो होती है वो इनकी वजह से होती है। मोर देन हाफ ऑफ इरिगेशन इन इंडिया is because of wells and tubewells. More than 50%. More than 50% of agricultural area in India is irrigated by wells or tubewells. तो इससे पहले 1960 तक कैनाल सबसे ज़्यादा इरिगेशन करती थी, आज लेकिन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स सबसे ज़्यादा इरिगेशन करती हैं। अब वेल्स और ट्यूबवेल्स के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला तो है इसमें, अगर आप देखेंगे, उसको बोलते हैं अनलाइनड वेल। दूसरा है लाइनड वेल। तीसरा है ट्यूबवेल। अनलाइनड वेल का मतलब क्या है? जो आमतौर पर हम घरों में वेल्स बनाते हैं, कुएं खोदते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सीधे जो फार्मर है, फार्मर जो है वो अपने हर कोई फार्मर अपने अपने फील्ड में वेल खोदता है, कुआं खोदता है। उसी वेल से वो क्या करता है, अपने फील्ड को इरिगेट करता है, अपने फील्ड को पानी देता है, उन क्रॉप्स को। तो इसको अनलाइनड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये उसको बोलते हैं कच्चा वेल भी इसको बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके वो इर्द गिर्द इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वेल की, वो लाइनेड नहीं होती है, उसमें वो सीमेंट वीमेंट लगा नहीं होता है, वो मिट्टी का ही होता है। तो खोद दिया, वहाँ से पानी निकाला, बस इतना ही करते हैं वो। और पानी जो निकालते हैं वो यूजुअली इंडिया के मोस्ट पार्ट्स में ऑक्स वहाँ से वो लिफ्ट करते हैं, ऑक्स बेल वो लिफ्ट करते हैं पानी। दूसरा जो है लाइनड वेल, ये भी ऐसे ही सिमिलरली अनलाइनड वेल की तरह है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस एक है कि इसका जो है वो सरफेस जो है, इसके साइड वॉल्स जो होते हैं, सर्कमफ्रेंस जो होता है, उसमें लगा होता है वो ब्रिक्स या कुछ स्टोन्स लगी होती है। तीसरा जो है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में क्या होता है? ट्यूबवेल भी इन वेल्स की तरह होता है, इन द सेंस कि ये ग्राउंड वाटर नीचे से ऊपर लाता है। लेकिन ट्यूबवेल में डिफरेंट क्या होता है? एक तो इसका जो लिफ्ट करता है, वाटर जो इसमें से लिफ्ट होता है वो मोटर के ज़रिए से होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है या डीजल मोटर लगा होता है, वही इसमें से पानी लिफ्ट करता है। ऑक्स या बुफेलो पानी लिफ्ट नहीं करता है। दूसरा जो है इसमें इसको जो ड्रिल करते हैं, ट्यूबवेल को ड्रिल करते हैं यूजुअली बाय मशीन होता है, वो ड्रिलिंग मशीन इसका ड्रिल करते हैं, ये थोड़ा मैकेनाइज्ड होता है। तो ये हो गया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के टाइप्स। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हम कहाँ पे खोद सकते हैं? पहली रिक्वायरमेंट वेल्स ट्यूबवेल्स की है कि वाटर टेबल वो हाई होना चाहिए। वाटर टेबल ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। जितना वाटर टेबल डीप होगा उतना ये वेल अनइकोनॉमिकल होगा, कि जो फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर्स होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना ज़्यादा खोदना, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो वाटर टेबल हाई होना चाहिए ताकि हम बहुत ही कम डेप्थ पे जाके वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर जो है, वाटर टेबल हायर होना चाहिए, ग्राउंड वाटर सफिशेंट होना चाहिए। ग्राउंड वाटर जो है उसकी क्वांटिटी बहुत होनी चाहिए ग्राउंड में। अगर क्वांटिटी कम होगी तो वो वेल या ट्यूबवेल जो हमने खोदा तो वो जल्दी ही ड्राई अप हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तीसरा जो इसमें रिक्वायरमेंट है पावर, वो ज़्यादा इसमें है ट्यूबवेल में। तो इसमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करेंगे इसमें, तो पावर चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर पावर महंगा हो गया, अगर पावर यहाँ पे महंगा होगा तो वो भी फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो पावर चीप होना चाहिए। लास्ट जो इसमें रिक्वायरमेंट है, जो हम ड्रिल करेंगे वेल, वो
ड्रिल करने की जगह जो है, फील्ड जो है, वहाँ पे ज़्यादातर एलुवियल फॉर्मेशन होना चाहिए। हमने पढ़े थे सॉइल टाइप्स, उसमें हमने पहला ही पढ़ा था एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स अलोंग द रिवर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिवर्स वो सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं से बनती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में ड्रिल करना बहुत ही आसान होता है। अगर फील्ड्स के आसपास या फील्ड्स में एलुवियल फॉर्मेशन प्रेजेंट है या एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है तो कुआं खोदने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बरक्स अगर दूसरी कोई सॉइलों की हार्ड रॉक्स प्रेजेंट होंगे तो ड्रिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एलुवियल फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम वेल्स ट्यूबवेल्स जल्दी से या आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। तो ये हो गया वेल्स और ट्यूबवेल्स का। अब देखेंगे फायदा क्या है और नुकसान क्या है इनका, प्रोज और कॉन्स देखेंगे। फायदा क्या है वेल्स और ट्यूबवेल्स का? एक तो ये चीप है, सस्ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अनलाइनड और लाइनड वेल बहुत ही सस्ते हैं। एक फार्मर खुद भी खोद सकता है, जब तक वो ग्राउंड ये वाटर टेबल तक पहुंचेगा तो एक दो आदमी खोद सकते हैं और अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। एक तो अफोर्डेबल है, चीप है, दूसरा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट है तो कन्वीनियंट मतलब ये एक फार्मर उसी फील्ड में खोद सकता है वेल जहाँ जिस फील्ड को इरिगेशन की ज़रूरत होगी। कैनाल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कैनाल्स यूजुअली वाटर के रिवर के वाटर पे डिपेंडेंट रहती है, तो ये जो वेल है ये ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। ये ग्राउंड वाटर किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर एक फार्मर के पास दो फील्ड्स हैं तो कैनाल यहाँ से दोनों फील्ड्स के पास से गुजर के आती है, तो कैनाल में कब पानी आएगा रिवर में से, उस पर ये फार्मर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगर इसे इस फील्ड को वाटर देना है, इस फील्ड को वाटर नहीं देना है, तो ये इसी फील्ड में इस फील्ड को ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत है, इसको इरिगेशन की ज़रूरत उतनी नहीं है। मिसाल तौर पर इसमें राइस कल्टिवेट करना है इस फार्मर को, इसमें मेज़ कल्टिवेट करना है, मेज़ को उतनी वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है वेल खोदने की। अब राइस को फ्लड इरिगेशन की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है पहले ही, तो इसमें ये वेल ड्रिल कर सकता है और इसको पानी दे सकता है, तो इसको बोल सकते हैं ये कन्वीनियंट है। तो ये हो गए इसके फायदे वेल्स और ट्यूबवेल्स के। अब देखेंगे इसके नुकसान क्या क्या है। नुकसान तो यही है, एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने आपको बोला था, ग्रीन रेवोल्यूशन में ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो गए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ग्राउंड वाटर की लेवल बहुत ही डिप्लीट हो गई, क्योंकि पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए या हाई यील्ड मेंटेन करने के लिए। तो एक तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और दूसरा जो है वेल्स और ट्यूबवेल्स में दूसरा एक ये नुकसान है कि ड्राई सीजन में जब वाटर टेबल की लेवल ड्रॉप होती है, तो मिसाल के तौर पर ये वाटर टेबल है, रेनी सीजन में वाटर टेबल फुल है, जब ड्राई सीजन आता है तो तब तक इसने फार्मर ने वाटर एक्सट्रैक्ट किया है बहुत सारा वाटर, तो इसमें थोड़ा वाटर की लेवल कम होती है। तो ड्राई सीजन में जो ये वेल्स और ट्यूबवेल्स हैं ये ड्राई अप हो सकते हैं, फिर ये रेनी सीजन में फिर से इसमें पानी आ सकता है, लेकिन ड्राई सीजन में ये ड्राई अप हो सकते हैं, खुश्क हो सकते हैं। ये भी इसका एक नुकसान है। तीसरा जो है इसका, ये जो वेल और ट्यूबवेल्स के ज़रिए जो हम इरिगेशन करते हैं फील्ड्स को, बहुत ही कम एरिया को हम इरिगेशन कर सकते हैं, बहुत ही कम एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। स्मॉल एरिया इज इरिगेटेड। इसके बरक्स अगर आप कैनाल में देखेंगे, कैनाल बहुत बड़े एरिया को इरिगेट कर सकता है, लेकिन वेल्स और ट्यूबवेल्स बहुत ही स्मॉल एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, एक फील्ड दो फील्ड को बस। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे, जो ग्राउंड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं,
बहुत सारे साल्ट या मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं ग्राउंड वाटर में, या जो ग्राउंड वाटर है वो रॉक्स के फ्रैक्चर्स में वाटर प्रेजेंट होता है, या ग्रेवल्स सैंड्स के पोर्स में प्रेजेंट होता है। उन रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो इस वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ये मिनरल रिच वाटर जो है ये प्लांट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम फिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है वही मिनरल्स प्लांट को चाहिए। प्लांट को ज़्यादातर क्या क्या चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। NPK जो हमने देखा था, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटेश, ये फास्फोरस, पोटेशियम, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, एट्सेट्रा। तो इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो ग्राउंड वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं ज़रूरी नहीं है वो इनमें से ही हो, वो और भी कुछ हो सकते हैं, और भी कुछ मिनरल्स हो सकते हैं जिनसे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। तो जो हम ग्राउंड वाटर वेल्स और ट्यूबवेल्स के ज़रिए से इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज़ करते हैं, उनमें जो उस ग्राउंड वाटर में जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए। तो ये इसका लास्ट ड्रॉबैक हो गया। अब हम देखेंगे कैनाल्स। देखिए वेल्स और ट्यूबवेल्स का हमने देखा, मोर देन 50% जो एग्रीकल्चर एरिया है इंडिया में उसको वेल्स और ट्यूबवेल्स इरिगेट करते हैं। अब कैनाल्स हैं दूसरा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, दूसरा लार्जेस्ट मीन्स ऑफ डिजॉल्व होते हैं। और एक ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे, जो ग्राउंड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे साल्ट या मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं ग्राउंड वाटर में, या जो ग्राउंड वाटर है वो रॉक्स के फ्रैक्चर्स में वाटर प्रेजेंट होता है, या ग्रेवल्स सैंड्स के पोर्स में प्रेजेंट होता है। उन रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो इस वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ये मिनरल रिच वाटर जो है ये प्लांट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम फिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है वही मिनरल्स प्लांट को चाहिए। प्लांट को ज़्यादातर क्या क्या चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। NPK जो हमने देखा था, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटेश, ये फास्फोरस, पोटेशियम, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, एट्सेट्रा। तो इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो ग्राउंड वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं ज़रूरी नहीं है वो इनमें से ही हो, वो और भी कुछ हो सकते हैं, और भी कुछ मिनरल्स हो सकते हैं जिनसे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। तो जो हम ग्राउंड वाटर वेल्स और ट्यूबवेल्स के ज़रिए से इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज़ करते हैं, उनमें जो उस ग्राउंड वाटर में जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए। तो ये इसका लास्ट ड्रॉबैक हो गया। अब हम देखेंगे कैनाल्स। देखिए वेल्स और ट्यूबवेल्स का हमने देखा, मोर देन 50% जो एग्रीकल्चर एरिया है इंडिया में उसको वेल्स और ट्यूबवेल्स इरिगेट करते हैं। अब कैनाल्स हैं दूसरा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, दूसरा लार्जेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। ये ऑलमोस्ट 40% एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करता है। कैनाल्स, कैनाल्स क्या होती है, जो रिवर्स, ऐसे एक रिवर जाता है, यहाँ से एक रिवर जाता है तो उसके अक्रॉस हम कैनाल्स बनाते हैं। इन कैनाल्स को फीड करता है पंप शेड, या दूसरे कैनाल्स आप देख सकते हैं। एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है रिवर के अक्रॉस, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो इस रिजर्वायर में पानी जमा रहता है वो भी हम इरिगेशन में यूज़ करते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं थ्रू कैनाल्स। तो ये हो गया कैनाल्स। ऑलमोस्ट 40% एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में इरिगेट करते हैं थ्रू कैनाल्स। तो ज़्यादातर कैनाल्स, हाँ वेल्स और ट्यूबवेल्स में हमने ये देखना भूल गए थे कि वेल्स और ट्यूबवेल्स कहाँ पे ज़्यादा यूज़ है, इन यूज़ है इंडिया के किस किस पार्ट में। ये इंडिया है। वेल्स और ट्यूबवेल्स एक तो
تامل ناڈو میں زیادہ ہے، سب سے زیادہ تامل ناڈو میں ہی ہے 11 لاکھ کچھ. اور نارتھ ویسٹرن انڈیا، پنجاب ہریانہ اور along گینجٹک پلین، کیونکہ یہاں پہ الوویل فارمیشن بھی ہے جو ہم نے دیکھا تھا، اس میں الوویل فارمیشن ہے، پاور بھی اویلیبل ہے، گراؤنڈ واٹر بھی سفیشینٹ ہے کیونکہ یہاں سے گنگا نکلتا ہے، اور مونسون رین فال بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی تامل ناڈو میں بھی کیا ہے، یہاں پہ وہ ہم نے شاید نہیں دیکھا تھا، تامل ناڈو میں جو مونسونل رین فال ہوتی ہے وہ ساؤتھ ویسٹ مونسون کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جب مونسون وڈرا ہوتا ہے انڈیا سے. مونسون سٹارٹ ہوتا ہے، مونسون کا آن سیٹ ہوتا ہے جون میں، سٹارٹ ہوتا ہے جون میں، انڈیا میں وہ انٹر ہوتا ہے جون میں، لیکن انڈیا سے وہ باہر نکلتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے اس کا سپٹمبر میں. اکتوبر میں جب وہ یہاں سے باہر نکلتا ہے تو تھرو وچ ونڈ، نارتھ ایسٹ مونسون اس کو بولتے ہیں. یہ نارتھ ایسٹ مونسون جو واپس نکلتا ہے یہاں سے، یہ کاز کرتا ہے رین فال تامل ناڈو میں، وہ ہم کسی دن دیکھیں گے ان ڈیٹیل. تو تامل ناڈو میں جو رین فال ہوتی ہے کلوز ٹو ونٹر ہوتی ہے، ونٹر کے آس پاس ہوتی ہے. تو ساؤتھ ویسٹ مونسون کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نارتھ ویسٹ مونسون کی وجہ سے ہوتی ہے، جب ساؤتھ ویسٹ مونسون ریٹریٹ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے انڈیا سے، تو اس وقت باہر نکلتے نکلتے وہ تامل ناڈو میں رین فال کاز کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی رین فال ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں پہ بھی ریورس ہیں، کون سا ہے، کاویری ہے یہاں پہ، کرشنا کاویری ہے یہاں پہ، پیریار ہے وہ اس ڈائریکشن میں جاتا ہے. تو یہ ہو گیا سب سے زیادہ ویلز ٹیوبویلز تامل ناڈو میں. تو اب ہم دیکھ رہے تھے کینالز ہم نے دیکھے، ریورس کے اکراس ہم کینالز بناتے ہیں، اس کو فیڈ کرتا ہے پمپ شیڈ، یا جو ریزروائر ہم بناتے ہیں ملٹیپل پروجیکٹ، اس میں سے بھی کینالز نکل سکتے ہیں اگر ہم یہ ریزروائر اریگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس میں سے بھی کینالز کے ذریعے ہم فیڈ کرتے ہیں یا اریگیٹ کرتے ہیں ایگریکلچرل لینڈ کو. تو کینالز ہم نے ویلز دیکھ لیا تھا، ویلز ٹیوبویلز کس کس ریجن میں ہیں، لیکن کینالز آلموسٹ ایکسکلوزیولی کہاں پہ پریزنٹ ہے، ناردرن انڈیا میں. سادرن انڈیا میں اتنی یہ کینالز پریزنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سادرن انڈیا کا اگر آپ دیکھیں گے یہ پیننسولر پارٹ، اس میں جو بیڈ راک ہے، اس میں جو راک لیئر ہے اپر کرسٹ میں، وہ بہت ہی ہارڈ ہے، وہ اس کو آسانی سے ڈرل نہیں کر سکتے ہیں. تو کینالز ڈرل کرنا یہاں پہ بہت ہی ہیکٹک پروسیس ہے، بہت ہی مشکل ہے، اس لیے نارتھ انڈیا میں ہی کینالز کا زیادہ تر یوز ہوتا ہے. اور دوسرا بھی ہم دیکھیں گے، یہاں پہ کینالز نہ ہونے کی دوسری وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ریورس ہیں وہ سیزنل ہیں، جیسے ہم نے دیکھا بھی تھا پچھلے لیکچر میں، وہ سیزنل ہیں، وہ پیرینیل نہیں ہے، ان میں سال بھر پانی برابر نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا سورس جو ہے مونسون وہ سیزنل ہے. تو جو نارتھ انڈیا میں ریورس ہیں، گنگا ہے، یمنا ہے، ان کا سورس جو ہے گلیشیئر ہے، بہت سارے گلیشیئرس ہیں، گنگوتری ہے، یمنوتری ہے، یہ گلیشیئرس فیڈ کرتے ہیں ان نارتھ انڈیا ریورس کو. ان سے جو یہ نارتھ انڈیا ریورس ہیں یہ پیرینیل ہے، ان میں پانی کا بہاؤ سال بھر آلموسٹ ایکول رہتا ہے، یونیفارم رہتا ہے. تو مونسون کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن مینٹین رہتا ہے، پھر بھی فلو کم زیادہ مینٹین رہتا ہے. تو پیرینیل ہونے کی وجہ سے بھی یہاں پہ کینالز ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا نارتھ انڈیا میں کینالز بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ جو یہ ہے، یہ جو سرفیس ہے یہاں پہ زیادہ تر ایلوویل فارمیشن ہے، یہاں پہ ہارڈ بیڈ راک ہے، جو کرسٹ کا اپر لیئر ہے وہ بہت ہی ہارڈ راکی لیئر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر کیا ہے، وہ زیادہ تر ایلوویل فارمیشن ہے. اور یہاں پہ جو ایریا ہے ناردرن انڈیا میں زیادہ تر پلین ہے، لیولر ہے، تو اس سے ہم کینالز آرام سے بنا سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ انڈولیٹنگ ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو کینالز اتنی سکسیسفل نہیں رہتی ہے یہاں پہ. تو
یہ ہم نے دیکھے اس کے کینالز کہاں کہاں پہ یوز ہیں، ان کے فائدے کیا کیا ہے. کینالز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت بڑے ایریا کو اریگیٹ کر سکتا ہے ایز اپوزٹ ٹو ویلز اینڈ ٹیوب ویلز. ویلز اینڈ ٹیوب ویلز بہت ہی کم ایریا کو اریگیٹ کرتے ہیں، کینالز بہت بڑے ایریا کو اریگیٹ کرتے ہیں.